लेट अस स्टार्ट विद कंसेप्ट ऑफ वेव फंक्शन, जो कि हम लास्ट लेक्चर से कर रहे थे। तो वेव फंक्शन का कंसेप्ट जो है वो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट कर दिया था कि जो वेव फंक्शन साई है, एक्चुअली सारी जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो साई पे ही डिपेंड करती है। साई में सारी इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द सिस्टम, अबाउट द जो भी सिस्टम हम स्टडी कर रहे हैं, उसका पोजीशन, उसका मोमेंटम, उसकी एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जो चाहिए हमें वेव फंक्शन से मिल जाता है। तो ये साई जो है वेव फंक्शन जिसको हम बोल रहे हैं, वो किसने कंसेप्ट दिया था सबसे पहले? तो जो वेव फंक्शन का इंटरप्रिटेशन है in terms of the location of the particle, it is based on the suggestion by मैक्स बॉर्न। याद रखना कि जो वेव फंक्शन का कंसेप्ट दिया वो किसने दिया था? मैक्स बॉर्न ने। उसने क्या किया? उसने जैसे वेव थियरी थी ना लाइट की, कि जो स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था वो क्या इंटरप्रेट करता था? इसकी इंटेंसिटी। ठीक है, इसलिए क्वांटम टर्म्स में उसको बोल दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ फोटोन प्रेजेंट इन द गिवन रीजन। तो उसके बेस पे बॉर्न ने इंटरप्रिटेशन दिया कि जो स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन है वो प्रोबेबिलिटी शो करता है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि जो साई है उसकी इंटरप्रिटेशन किसने दी? मैक्स बॉर्न ने। और मैंने आपको बताया था कि साई जो है दैट हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, साई रिप्रेजेंट ओनली एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव। साई क्या रिप्रेजेंट करता है? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो इसका प्लस साइन भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, क्योंकि ये है साई ना वेव की तरह। वेव का प्लस मतलब क्रेस्ट और माइनस स्टैंड्स फॉर ट्रफ। और जो साई स्क्वायर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। साई स्क्वायर रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। हर एक क्वेश्चन बन रहा है ये। साई क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। इसको क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। और साई स्क्वायर क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और अगर मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो probability of finding a particle किसमें? बिटवीन x एंड x प्लस dx। तो कितनी डिस्टेंस हुई? dx डिस्टेंस हुई ना। तो इट इज प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर इंटू dx। साई स्क्वायर इंटू dx जो है दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल बिटवीन x एंड x प्लस dx। और ये इसका क्या होता है? मैग्नीट्यूड। वैसे ही अगर मान लिया कोई रीजन है 3D ले, हम 3D स्पेस ले, है ना। तो 3D में हम क्या लेते हैं? डी टॉप। इट इज द स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू dx इंटू dy इंटू dz।
तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द पार्टिकल होगा 3D में, दैट इज साई स्क्वायर इंटू डी टाउ। ये हो गया इन 1D, ये किसमें हो गया इन 3D। तो अब एक और पॉइंट बताया था मैंने आपको कि x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू बताई थी मैंने आपको। बोल सकते हो क्या थी कि अगर कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ले हम x, y और z, और पार्टिकल कोई p ले ले एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और उसका एंगल जो है z एक्सिस के साथ थीटा, और उसका रिफ्लेक्शन इन एक्स वाई प्लेन, उसका जो एंगल है विद एक्स एक्सिस दैट इज फाई, दिया था ऐसे आर थीटा फाई, और इस तरह से मैंने पैरेललोग्राम बनाए थे, याद है। तो x की वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले किसकी वैल्यू निकाली थी मैंने, z की, कि दैट इज इक्वल टू r cos थीटा, क्योंकि थीटा के सामने वाला जो है वो r sin थीटा होगा, जो उसके बगल वाला होगा बेस जो होगा दैट इज r sin थीटा, सॉरी r cos थीटा। और ये इसके r cos थीटा, तो सॉरी r sin थीटा, और फाई के सामने वाला जो है वो क्या हो जाएगा r sin थीटा sin फाई, और ये क्या हो जाएगा r sin थीटा cos फाई। तो याद रखना एंगल के सामने वाला जो है साइन और उसके बगल वाला cos, ऐसे याद रखना है। तो x क्या हो जाएगा r sin थीटा cos फाई, और y क्या हो जाएगा r sin थीटा sin फाई। तो ये तीनों बताए थे मैंने आपको। और क्या थी r की रेंज क्या थी, देखो ये भी अलग अलग आ सकता है आपको r की रेंज आ सकती है, क्या होगी रेंज, तो लास्ट लेक्चर में किया था r की रेंज क्या थी, इट रेंजेस फ्रॉम, हेलो, r की रेंज क्या थी, हेलो, नहीं, वेरी गुड, इट इज 0 टू इंफिनिटी। तो याद रखनी है रेंजेस 0 टू इंफिनिटी। और वैसे ही जो थीटा था जिसको मैंने बोला था, सॉरी polaritude, it ranges from 0 to पाई, वेरी गुड। और वैसे ही लास्ट था फाई, जिसको हम बोलते हैं एजीमुथ, और इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 2 पाई। तो ये रेंजेस थे। और जो अगर स्टैंडर्ड मैनिपुलेशन करें हम, तो याद रखना कि जो इन तीनों का प्रोडक्ट है, सॉरी स्क्वायर ऑफ द सम है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये कहां से आता है, क्योंकि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है दैट इज इक्वल टू 1, और साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दैट इज ऑलवेज इक्वल टू आर स्क्वायर। और जो डी टाउ होता है, जिसको हम लिख रहे थे डी एक्स डी वाई डी जेड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, वही स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हो जाता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। तो ये भी, ये वॉल्यूम एलिमेंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, वॉल्यूम एलिमेंट इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स,
ये भी आपको याद रखना है। अब आ जाओ साई का वेव, मैंने इंटरप्रिटेशन बता दिया आपको, साई स्क्वायर का बता दिया। अब साई जो है, अगर एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन साई हमें लेना है तो उसके लिए कंडीशंस है। अब ये कंडीशंस क्या है कि पहला है साई जो है दैट शुड बी सिंगल वैल्यू, मतलब बोलने का कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ए की वैल्यू होगी। साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, इट मस्ट बी फाइनाइट, फाइनाइट मतलब कहीं भी किसी भी पॉइंट पे वो इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम इट शुड बी continuous for all physically possible values of x। ठीक है, तो किसी भी x की वैल्यू पे इट मस्ट हैव वन एंड ओनली वन वैल्यू। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर साई की वैल्यू एक ही पॉइंट पे दो वैल्यू साई की आ जाती है मान लिया, तो साई स्क्वायर भी दो आएंगे, तो एक ही पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी जो है किसी पार्टिकल की दो नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। और क्या होना चाहिए कि साई मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड, साई शुड बी हाँ, तो ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन जो है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मलाइज्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मैं साई लिखूं, और एक और पॉइंट है इसमें कि साई उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, पहले ये बता देता हूं फिर मैं नॉर्मलाइजेशन बताता हूं कि नॉर्मलाइज्ड क्या होता है वेव फंक्शन। साई की वैल्यू अगर मान लिया है e रेज टू पावर आयोटा x, तो जो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, माइनस e रेज टू पावर माइनस आयोटा x, मतलब कि इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई। साई इक्वल टू e रेज टू पावर आयोटा x, आयोटा की वैल्यू आपको पता ही है, दैट इज अंडर रूट -1, e आयोटा इक्वल टू अंडर रूट -1। ठीक है, तो अगर मान लिया साई इक्वल टू e रेज्ड पर x हो, तो साई स्टार जो है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू e रेज्ड पर x। सिर्फ आयोटा लगा होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स टर्म होगी तभी वो साइन आएगा माइनस प्लस। ठीक है, तो और साई इक्वल टू साई स्टार इफ इट हैज रियल वैल्यूज ओनली, बट अगर उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे आयोटा आ गया तो फिर चेंज हो जाएगा, साई इज नॉट इक्वल टू साई स्टार कब, इफ इट कंटेन्स आयोटा, आयोटा बोलते हैं इसको ना, याद रखना, और इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट -1। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है कि अगर हम किसी को इंटीग्रेट करें ओवर द स्पेस, कंप्लीट स्पेस, जितना भी स्पेस अवेलेबल है -∞ टू +∞, तो साई इंटू साई स्टार डी टाउ दैट शुड बी इक्वल टू 1। इसका मतलब यह है कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ
finding the particle within the space that is equal to 1, that is always equal to 1. तो इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन. और अगर मान लिया हमारे पास साई है कोई वैल्यू और हम क्या करें, उसको किसी नंबर से, किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे. मान लिया मैंने ले लिया ए साई, तो साई तो नॉर्मलाइज्ड है ही. तो जो ए साई है अगर उसको नॉर्मलाइज करना है मुझे, तो दैट शुड सेटिस्फाई. इसको नॉर्मलाइज करना है अगर, इट इज नॉर्मलाइज्ड ओनली इफ क्या हो, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए साई इंटू ए साई स्टार इंटू डी टाउ दैट इज इक्वल टू 1. और ये जो ए है ना, दैट शुड बी रियल. अगर ए रियल होगा तो ए इक्वल टू ए स्टार, मतलब ए ही रहेगा वो. तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो. इसको ए जो है दैट इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट. अगर ये नॉर्मलाइज्ड है ना, तो इसका मतलब ए जो है दैट इज नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट. तो ये इसकी वैल्यू अगर मुझे लिखनी है तो क्या करूंगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए साई इंटू ए स्टार साई स्टार डी टाउ दैट इज इक्वल टू 1. और अभी मैंने बोला कि ए रियल होना चाहिए, तो ए इक्वल टू ए स्टार, तो इसको ए ही ले लो. तो इसका मतलब ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाहर ले लो, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई इंटू साई स्टार डी टाउ दैट इज इक्वल टू 1. इसका मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई इंटू साई स्टार डी टाउ. दैट इंप्लाइज ए क्या होगा, 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई इंटू साई स्टार रेज टू पावर 1/2. तो ये हमारे पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट. अब ये सिंगल वैल्यूड या कंटिन्यूअस या फाइनाइट का मतलब क्या है, तो मैं ग्राफिकली आपको समझाता हूं कि जैसे मान लिया मैंने कोई ग्राफ बनाया साई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ये साई है, ये एक्स है. अब जब ग्राफ प्लॉट किया मैंने, तो ग्राफ मान लिया ऐसा आता है और फिर एकदम ड्रॉप करता है और ऐसा हो जाता है. लेट अस से कि ये ग्राफ है और ये जो पॉइंट है दैट इज x इक्वल टू a. तो देखो यहां से अगर जाओगे तो ये कंटिन्यूस है, दिस इज कंटिन्यूस, दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूस, और हर एक जगह पे सिंगल वैल्यू है. बट यहां पे ये क्या हो रहा है, कट हो रहा है. इट इज नॉट कंटिन्यूस फ्रॉम x at x इक्वल टू a. दैट मीन्स जो ये वेव फंक्शन है दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, इट इज अनएक्सेप्टेबल. क्यों, बिकॉज इट इज नॉट कंटिन्यूअस. कहां पे, इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a. बाकी जगह पे कंटिन्यूअस था, बट यहां पे इट इज नॉट कंटिन्यूअस. तो ये अनएक्सेप्टेबल है. ठीक है. वैसे ही अगर मैं एक और ग्राफ प्लॉट करूं, ऐसे बहुत सारे ग्राफ देखे होंगे आपने. अब इस पॉइंट पे आप देखो इसको, लेट अस से ये भी x इक्वल टू a है,
तो इसका जो स्लोप है दैट इज डिसकंटिन्यूस। कहां पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है? एट एक्स इक्वल टू ए। तो ये भी जो है इट इज अनएक्सेप्टेबल। क्यों? बिकॉज इट्स स्लोप इज डिसकंटिन्यूस। तो ये भी अनएक्सेप्टेबल है, ऐसा प्लॉट भी नहीं होना चाहिए। अगर मैं ऐसा बनाता हूं, चलो ऐसे कैसा भी बना सकते हैं, लेट अस से मैं ऐसा बना देता हूं, चलो ठीक है। अब बताओ ये प्लॉट जो है वो कंटिन्यूस है कि नहीं? यस बेटा, ये कंटिन्यूस है कि नहीं है? यस इट इज कंटिन्यूस, क्योंकि कहीं भी कट नहीं हो रहा है। बट अगर मैं किसी भी पॉइंट पे लूं, लेट अस से मैंने ये पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट पे जो भी x है, लेट अस से ये x इक्वल टू a ही है, तो इसी पॉइंट को अगर मैं आगे खींचूं तो x a पे साई की एक और वैल्यू है, इसी पॉइंट पे साई की एक और वैल्यू आ रही है। इसका मतलब इट इज नॉट सिंगल वैल्यूड, इट इज नॉट अ सिंगल वैल्यूड, तो इट इज ऑल्सो अनएक्सेप्टेबल। तो दूसरे में क्या था कि उसका स्लोप डिसकंटिन्यूस था, तो देखो स्लोप भी डिसकंटिन्यूस नहीं होना चाहिए, और ग्राफ जो है वो भी डिसकंटिन्यूस नहीं होना चाहिए, और इट शुड बी सिंगल वैल्यूड। बट ये जो है इट इज नॉट सिंगल वैल्यूड, इट इज नॉट सिंगल वैल्यूड। एक और ग्राफ बनाता हूं, ये भी बहुत बार देखा होगा आपने। मान लिया ऐसा कोई ग्राफ है, अब ये जो ग्राफ है इसमें क्या है कि ये कभी इसको टच नहीं कर रहा है। ऐसा ग्राफ उसमें होता था, याद होगा आपको, तो वीक एसिड के लिए कंडक्टिविटी का ग्राफ प्लॉट करते थे हम, वर्सेस अंडर रूट ऑफ सी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो ऐसा आ जाता है, टच कर जाता है लैम्डा एम नॉट, बट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए इट नेवर टचेस दिस एक्सिस। तो हमें कौन सा लॉ अप्लाई करना पड़ता था? क्लरोश लॉ। वीक के लिए, वीक एसिड के लिए हमें क्लरोश लॉ अप्लाई करना पड़ता था, याद है? तो ये भी अनएक्सेप्टेबल होगा। क्यों होगा अनएक्सेप्टेबल? बिकॉज इट इज इनफाइनाइट। कहां पे? एट x इक्वल टू 0, क्योंकि 0 को कभी वो टच ही नहीं करेगा, तो इट इज इनफाइनाइट एट x इक्वल टू 0। ओके, तो इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट कि साई की पहले तो कंडीशंस आ सकती हैं डायरेक्ट, कि साई की क्या क्या कंडीशंस है, ठीक है? तो साई क्या होगा? कंटिन्यूअस, सिंगल वैल्यूड, और कंटिन्यूअस, सिंगल वैल्यूड, फाइनाइट, और नॉर्मलाइज्ड। और ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन भी कर ही लो। तो ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास दो वेव फंक्शंस है, दो अलग अलग, साई ए इंटू साई बी डी टाउ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो दैट शुड बी इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन, कि साई ए और साई बी एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, उनको हम इंडिपेंडेंटली मेजर कर सकते हैं, ठीक है? तो उसको बोलते हैं हम ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। तो हमने वो पढ़ा था, क्या पढ़ा हमने? हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या था वो?
कि डेल्टा x इंटू डेल्टा पी एक्स दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h कट बाई 2। सही है। तो डेल्टा y इंटू डेल्टा पी वाई दैट ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू h कट बाई 2। डेल्टा z डेल्टा पी z that is also greater than or equal to h cut by 2। बट अब जो मैं लिखने जा रहा हूं that is very important। अगर मैं डेल्टा x लूं और दूसरा लूं डेल्टा पी वाई, तो याद रखना इसका जो प्रोडक्ट होगा that is equal to 0। इसका मतलब x डायरेक्शन में पोजीशन और y डायरेक्शन में मोमेंटम अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं उसको एक्यूरेटली फाइंड आउट कर सकता हूं। देयर इज नो अनसर्टेनिटी, देयर इज नो अनसर्टेनिटी, ठीक है। बट अगर मुझे सेम डायरेक्शन लेनी है, पोजीशन इन एक्स डायरेक्शन और मोमेंटम आल्सो इन एक्स डायरेक्शन, देन अनसर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम एंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, उनका प्रोडक्ट जो है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h कट अपॉन 2। वैसे ही डेल्टा y और डेल्टा px लूं तो भी दैट इज इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। मतलब एक डायरेक्शन में पोजीशन और डिफरेंट डायरेक्शन में मोमेंटम, देन वी कैन कैलकुलेट इट इजीली, मतलब एक्यूरेटली एंड साइमल्टेनियसली। इसमें बोलता है कि हम एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम, है ना, साइमल्टेनियसली और एक्यूरेटली एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इन द सेम डायरेक्शन, है ना, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड साइमल्टेनियसली, है ना, याद रखना ये। तो दो कंडीशन बता दिया मैंने आपको, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। अब आपको जो थोड़ा बहुत में मैथमेटिक्स जो इन्वॉल्व होता है उसमें, वो मैं आपको बता देता हूं। अब सारे क्वांटम मैकेनिक्स तो हम कर नहीं रहे, इसलिए मैं वही बताऊंगा जो आपके काम का है। जैसे पहला हम लेते हैं डिफरेंशिएशन अगर करनी हो मुझे x की पावर n की, तो क्या आता है, जो जो नंबर ऊपर होता है पावर में वो आगे आ जाता है और जो x होता है उसकी पावर 1 माइनस हो जाता है। जैसे x की पावर 2 है तो वो क्या हो जाएगा 2x, x की पावर 3 है तो क्या हो जाएगा 3x की पावर 2। ये आ गया एक पॉइंट। दूसरा d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू पावर x, तो e की पावर x हो तो इट रिमेन्स a की पावर x। बट यहीं पे अगर क्या हो d बाई डी एक्स एंड e की पावर ax, तो इस केस में क्या होता है e की पावर ax तो ऐसे आएगा और साथ में आएगा d बाई डी एक्स ऑफ ax। तो a तो कांस्टेंट है तो a आ जाएगा साथ में, और d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होगा 1, तो इट कम्स टू बी a इंटू e रेज टू पावर ax। याद रखना ये तीसरा हो गया। फोर्थ, अगर मुझे डिफरेंशिएशन करनी है साइन x की, तो साइन x की जो डिफरेंशिएशन है दैट इज इक्वल टू कॉस x, और अगर मुझे कॉस x की डिफरेंशिएशन करनी है तो दैट इज इक्वल टू माइनस साइन x, और यहीं पे अगर मुझे साइन ax d बाई डी एक्स ऑफ साइन ax, तो साइन ax की डिफरेंशिएशन क्या होती है cos ax, और साथ में क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ ax,
तो ax की डिफरेंशियल अभी लिखी a, तो दैट इज इक्वल टू a cos ax। ओके, तो ये हो गया आपको एक पार्ट। और अगर मुझे डिफरेंशिएशन करनी है, मान लिया दो फंक्शन है मेरे पास u एंड v, तो क्या होगा, ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है ये ना, डिफरेंशिएशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द वेव फंक्शंस। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड प्लस सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये है। और अगर मुझे डिफरेंशिएशन करनी है किसी वेव फंक्शन एफ एक्स की, तो आई कैन राइट इट एज एफ प्राइम एक्स। इसका मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। वैसे ही अगर मुझे लिखना है सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूं एफ डबल प्राइम, ठीक है। और वैसे ही अगर एक बार डिफरेंशिएशन हो चुकी है और मुझे लिखना है ये, तो इट इज इक्वल टू एफ डबल प्राइम एक्स, राइट। ये हो गई डिफरेंशिएशन। ये जो जितने भी किए हमने, दे आर यूजफुल डिफरेंशिएशंस, जो हमें यूज होंगे बार बार। वैसे ही अगर मुझे इंटीग्रेशन लेनी है, तो इंटीग्रेशन में लेते हैं एक्स रेज टू पावर एन, जैसे डिफरेंशिएशन दिया था। वैसे अगर मुझे एक्स रेज टू पावर एन की इंटीग्रेशन करनी है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स की पावर अब क्या कर दूंगा, पहले ऐड कर दूंगा, और जितना मैंने ऐड किया एन प्लस वन हो गया ना, एक्स एन रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। और अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं ई रेज टू पावर एक्स की, तो इट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। जैसा डिफरेंशिएशन होता है ई की पावर एक्स का, वैसा ही जो है वो इंटीग्रेशन है ई रेज टू पावर एक्स। ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन करो चाहे डिफरेंशिएशन करो, वैल्यू रिमेन्स सेम। बट यहीं पे अगर मैं ई रेज टू पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन करता हूं, तो आई सेंस कि आपको समझ आ गया होगा कि क्या करना है। अब ई रेज टू पावर ए एक्स तो ऐसे रहेगा, अब ये ए जो है ना वो डिवाइड होगा, जैसे पहले क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, अब ये होगा डिवाइड। वैसे ही अगर मुझे इंटीग्रेशन करनी है 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, तो ये हमने केमिकल काइनेटिक्स में भी किया था कि 1 अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और नेचुरल लॉग इज इक्वल टू 2.303 इंटू कॉमन लॉग एक्स। वैसे ही अगर मुझे इंटीग्रेशन करनी है साइन एक्स इंटू डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन करी थी साइन एक्स की तो क्या आया था कॉस एक्स, अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन एक्स को तो माइनस कॉस एक्स आता है। वैसे ही अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं कॉस एक्स इंटू डी एक्स, तो डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स की करी थी तो माइनस साइन एक्स आया था, और अगर मैं इसकी जो है इंटीग्रेशन करता हूं cos x की, तो आता है sin x। अब मैं इंटीग्रेशन करता हूं sin ax की, बोलो बेटा क्या आएगा sin ax की इंटीग्रेशन। अगर थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखना है आपको, बोलो। माइनस कॉस एक्स अपॉन ए। वेरी गुड,
माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए, और वैसे ही अगर मुझे कॉस ए एक्स की इंटीग्रेशन करनी होगी तो क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स अपॉन ए, दैट्स इट। तो इस तरह से आप ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इतनी सी, मैं ज्यादा नहीं लिखवा रहा हूं, इतनी लिखवाई है। और अगर मुझे कुछ यूजफुल प्रोबेबिलिटी लॉगरिथम लिखने हैं तो लॉग का कैसे होता है, नेचुरल लॉग मैंने बताई थी आपको कि कॉमन करना हो तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन हो गई। अब थर्ड पार्ट है लॉग। तो अगर मैं नेचुरल लॉग ऑफ m रेज्ड टू पावर n लिखूं तो इट इज n नेचुरल लॉग ऑफ m, चाहे नेचुरल लॉग या कॉमन लिखो, लॉज सेम रहेंगे। वैसे नेचुरल लॉग ऑफ m अपॉन n, ये तो आई होप कि सबको ही पता होगा, नेचुरल लॉग ऑफ m माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n, और नेचुरल लॉग ऑफ m इंटू n करता हूं मैं, तो दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ m प्लस नेचुरल लॉग ऑफ n। और वो नेचुरल का कॉमन करना है तो बता ही दिया मैंने आपको। अभी याद रखना, देखो नेचुरल लॉग जो होता है ना, उसका बेस जो है वो e होता है, और जो कॉमन होता है उसका बेस जो है वो 10 होता है। हम लिखते नहीं है क्योंकि कॉमन जो चीजें होती हैं वो लिखी नहीं जाती हैं, ठीक है ना। बट वैसे अगर कोई बोले कि बेस कितना है तो आप बेस लिखोगे 10, और नेचुरल लॉग का जो बेस है दैट इज e। ओके, वैसे ही अगर मुझे नेचुरल लॉग ऑफ m अपॉन n लिखा है मैंने, तो अगर मैं इसको n अपॉन m कर देता हूं तो माइनस साइन हो जाएगा, बस इतनी सी बात। ओके, उसके बाद अगर मुझे वैल्यूज लिखनी है साइन और कॉस की एट पर्टिकुलर एंगल, ठीक है, तो साइन और कॉस तो थीटा जो है 30 डिग्री अगर होगा तो 30 डिग्री पे साइन 30 होता है 1/2, 45 डिग्री होता है 1/√2, और 60 डिग्री जो है दैट इज इक्वल टू √3/2, और जो 90 डिग्री होता है दैट इज इक्वल टू 0। अब 90 डिग्री जो है दैट इज इक्वल टू 1, है ना। ओके, अब देखो साइन और कॉस दोनों 45 डिग्री पे तो 1/√2 ही होते हैं, और ये रिवर्ट हो जाते हैं, ये 1/2 जो है इधर और √3/2 इधर, ठीक है। और साइन 91 और कॉस 90 तो 0, है ना। साइन 180 लोगे तो भी 0, चाहे साइन 360 लोगे तो भी 0। साइन 90 को डिग्री को लिखते हैं हम π/2, तो इसका मतलब साइन π/2 जो है दैट इज इक्वल टू 1। और अगर मैं साइन पाई लिखता हूं, चाहे मैं साइन 2π लिखूं, चाहे 3π लिखूं, 4π लिखूं, दैट इज इक्वल टू 0, मतलब साइन nπ इक्वल टू 0। बट कॉस का ऐसा नहीं है, कॉस 90 0 होगा, मतलब कॉस π/2 जो है दैट इज इक्वल टू 0।
बट अगर मैं cos पाई लिखूंगा, मतलब 180 लिखूंगा तो -1, और cos 360 लिखूंगा तो +1, ये याद रखना, ठीक है। तो अब अगर मुझे मान लिया इंटीग्रेशन करनी है, कहां से, 0 से लेके π/2, लिमिट दी है मुझे कि जो एंगल है वो वेरी कर रहा है 0 से π/2, और मेरे पास है sin x इंटू dx, और मुझे फाइंड आउट करना है। तो पहले क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे साइन का। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो अभी लिखा साइन का इंटीग्रेशन -cos x, ठीक है, और cos x इंटीग्रेशन है, माइनस साइन साथ में है तो माइनस बाहर ले लिया मैंने, और वेरी करता है 0 से लेके π/2। तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन, cos π/2 माइनस cos 0। अब cos 0 का मतलब क्या है, cos 0 मीन्स 360, तो cos π/2 जो है वो हो जाएगा 0, और cos 0 जो है वो 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब 1 वैल्यू आएगी। वैसे ही अगर मैं 0 to π/2 वेरी करूं cos x को, बोलो क्या वैल्यू आएगी, यस बेटा। हाँ, साइन x हो जाएगा पहले, तो साइन x जो है cos x की इंटीग्रेशन होता है, और ये 0 से π/2, और आंसर सही है 1 आएगा, तो ये हो जाएगा साइन π/2 और माइनस साइन 0। साइन 0 तो 0 होता है, तो साइन π/2 1, तो 1 माइनस 0 मतलब ये आएगा 1। तो याद रखना कि 0 to π/2 अगर वेरी करते हैं हम, चाहे आप साइन x को वेरी करो चाहे आप cos x को, तो जो दोनों की वैल्यू है वो 1 आएगी। ओके ओके, नाउ लेट अस, ये ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट था वैसे तो। ट्रिग्नोमेट्री में दो फॉर्मूले और मैं लिखवा रहा हूं आपको। पहला है साइन स्क्वायर एक्स और दूसरा है कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स जो होता है दैट इज 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, और कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। ओके, वैसे ही अगर इसके सामने मैं साइन स्क्वायर ax लिखता हूं, तो साइन स्क्वायर ax भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2ax बाई 2, और कॉस स्क्वायर ax क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2ax बाई 2। ओके, तो ये भी याद रखना है आपको। और एक यूजफुल इंटीग्रल याद रखना है आपको कि 0 टू इंफिनिटी x की पावर n e रेज टू पावर माइनस ax इंटू dx, तो दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर n प्लस 1। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर n प्लस 1। तो इसमें कंडीशन क्या है कि जो n है दैट शुड बी ग्रेटर देन -1, -1 से कम नहीं होना चाहिए, और a जो है दैट इज ग्रेटर देन 0, a 0 नहीं होना चाहिए।
ए 0 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। एक 0 to infinity अगर e raised to power minus ax square है तो इट इज 1/2 into under root pi upon a। ओके, तो इतने जो है आपको मैथमेटिक्स जो है वो याद रखना है। ये वाला जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये इतना आपको याद करना है अपनी तरफ से। अब हम आते हैं, मैंने आपको ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशंस बता दी, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन बता दी, जो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है, ठीक है, क्वांटम में जितना भी, वो सारा बता दिया। और अगर मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ये मैं आपको सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट बता रहा हूं, क्योंकि कई बार इसमें जो है, इसमें भी और ग्रुप थ्योरी में भी ये मैट्रिक्स इन्वॉल्व होती हैं। अगर आपको याद होगा तो, कि मान लिया मेरे पास दो फंक्शंस है ना, 3 डिमेंशनल फंक्शन है ए एंड बी। ए जो है, ए वेक्टर है ए एक्स आई ए वाई जे, ये आई जे और के जो है वो क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। और वैसे ही दूसरा वेक्टर है बी, दैट इज इक्वल टू बी एक्स बी वाई और बी जेड, ठीक है। तो पहले मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लेता हूं। एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। दो टाइप के मल्टीप्लीकेशन होती है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट अगर लेता हूं मैं, तो दैट इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। थीटा जो है दैट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी, बट जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या हो जाता है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में याद रखना कि अगर इसमें डॉट प्रोडक्ट में थीटा में लेता हूं 90 डिग्री, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट, बोलो। थीटा अगर 90 डिग्री है तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। वेरी गुड, प्रोडक्ट इज 0। ये कौन बोल रहा है, हेलो, अच्छा शैलेश, ओके। आपका मैथ्स था क्या, हाँ तभी बोल पा रहा भाई, क्योंकि बाकियों की बोलती बंद है क्योंकि मैथ्स होगा तभी आप बोल पाओगे जल्दी, नहीं तो आपको ये लेक्चर अच्छे से देख लेना, मैं आज दोनों अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो जिसको मैथमेटिक्स नहीं है बैकग्राउंड, वो इतना लर्न कर लेना। थीटा 90 मतलब कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो ए एंड बी वेक्टर है, विल बी कॉल्ड ऑर्थोगोनल। तो दोनों
अभी पढ़ा ना ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन, वैसे ए डॉट बी और थीटा 90 डिग्री है तो उनका जो प्रोडक्ट है अगर 0 है, इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, ऑर्थोगोनल। और आई और आई, जे और जे, आई इंटू आई दैट इज इक्वल टू जे इंटू जे, के इंटू के, मतलब डॉट प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू 1। बट अगर आई जे, जे के आई और सो ऑन, तो दैट इज इक्वल टू 0। मान लिया आई जे के ऐसा लेते हैं तो इनका आपस में प्रोडक्ट क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट 0, और एक दूसरे के साथ आई इंटू आई, जे इंटू जे, के इंटू के दैट इज इक्वल टू 1। तो अगर थीटा जो है वो होता है 0, अगर थीटा होगा 0 तो इसका मतलब ए इंटू बी, ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, तो इस केस में जो अपने पास वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी cos 0 क्या हो जाएगा, 1, है ना। वैसे ही अगर मैं ए और ए इंटू ए लू तो ए और ए जो है वो तो हमेशा ही क्या होगी, इसके बीच का एंगल 0 ही होगा क्योंकि सिमिलर ही है, तो ये ए स्क्वायर आएगा। तो हम बोलेंगे कि जो ए है ये जो है इट इज द नॉर्म ऑफ द वेक्टर ए। तो इतना आप लोग इसमें याद रखना। और अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लिखूं, ए क्रॉस बी, अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, ए बी और यहां आ जाएगा कॉस थीटा की जगह साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर। ये जो n है दैट इज द यूनिट वेक्टर, क्योंकि मैंने बोला कि क्रॉस प्रोडक्ट से जो वैल्यू मिलती है दैट इज स्केलर क्वांटिटी, और जो डॉट प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी मिलती है दैट इज स्केलर क्वांटिटी, और जो क्रॉस प्रोडक्ट से मिलेगी दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें यूनिट वेक्टर होगा। तो ये जो मैंने n लिखा ना, ये यूनिट वेक्टर, इट मेक्स द क्रॉस प्रोडक्ट ऑल्सो है वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट भी एक वेक्टर की तरह बिहेव करेगा। और इसमें क्या होता है, इसमें आपको ये देखना पड़ेगा। देखो ये मान लिया आई है, ये जे है और ये के है, तो आई क्रॉस जे करूं अगर मैं इस तरह से मूव करा क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज अगर आई इंटू जे तो दैट इज इक्वल टू के, और वहीं पे जे इंटू के करूं तो क्या हो जाएगा, जे इंटू के क्या हो जाएगा, आई, है ना। और वैसे ही के क्रॉस प्रोडक्ट आई दैट इज इक्वल टू जे। और उल्टा करूं अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चला जाऊं, जे इंटू आई क्या हो जाएगा, माइनस के। वैसे ही जे जे इंटू आई किया, वैसे ही इसको भी मैं उल्टा कर दूं, के इंटू जे, के क्रॉस जे तो हो जाएगा माइनस आई, और आई क्रॉस के करूं तो दैट इज इक्वल टू माइनस जे। और अगर मैं आई का ही क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं आई से
या जे का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं जे से, के का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं के से, तो दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर मुझे क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है, मान लिया ए क्रॉस प्रोडक्ट बी, तो एक होगा ए एक्स आई, बी ए वाई, जे ए जेड के क्रॉस बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। ये था डॉट प्रोडक्ट का। अगर मैं लिखता ना, इधर लिखा भी था शायद, स्टार्ट तो किया था। अच्छा, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लिखा नहीं ना। अगर मान लिया डॉट प्रोडक्ट लिखना होता है इसका, तो बता सकते हो क्या आएगा? कि बाकी सारे तो 0 होंगे। देखो ये सिंपली क्या आ जाएगा, बोलो, ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट। तो देखो आई इंटू आई डॉट आई जो है दैट इज 1, जे डॉट जे इज 1, के डॉट के इज 1। तो ये हो जाता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। मतलब इतना सा आता है ये, बाकी तो 0 हो जाता है ना। बट क्रॉस प्रोडक्ट की बात करोगे तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको ये दोनों जो वैल्यूज है ए की और बी की, वो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेनी है। तो दैट बिकम्स इजी। ये आई जे और के यूनिट वेक्टर, ये ए एक्स है, बी वाई है और ए जेड है। इसका बी एक्स बी वाई और बी जेड। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स बना लेनी है पहले। फिर आपको क्या करना है, आई के रिस्पेक्ट में, देखो आई के रिस्पेक्ट में ये पूरा ढक जाएगा। क्या हो जाएगा, ए वाई इंटू बी जेड माइनस माइनस बोलो बी वाई इंटू ए जेड, फिर माइनस जे। सेकंड में माइनस आता है क्योंकि ये एक्चुअली होता है -1 रेज टू पावर, जो भी इंटीजर होता है ना। देखो इसको क्या लिखेंगे, 1 1, ये 1 1 है, ये क्या है 1 2, ये 1 3, इस तरह से। तो जो भी नंबर आएंगे, इवन नंबर आएगा तो प्लस रहेगा, ऑड नंबर आएगा तो माइनस। तो फर्स्ट इवन होगा, फिर ऑड, फिर इवन। इस तरह से ये जो वैल्यू है ना इनकी 1 + 3, तो ये सेकंड पे हमेशा माइनस आता है। और हमारे पास जो मैट्रिक्स होती है ना जनरली, वो 2:2 या 3:3, नॉट मोर देन दैट। तो आपको याद रखना है कि जो इवन पे आएगा वो माइनस हो जाएगा, 1 3 प्लस, और जो सेकंड है वो माइनस 2 4 ऐसे चलेगा। तो माइनस जे, तो माइनस जे जो है क्या हो जाएगा, ये यहां से ये चला जाएगा। तो ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए वाई प्लस के। तो के लिए ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, सॉरी ये यहां पे हमने गलत कर दिया ना, ए एक्स बी जेड और बी एक्स ए जेड। आई होप कि अब सही है ये सारा, ठीक है। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं एक्चुअली डिटर्मिनेंट है ये एक किस्म का, और इट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो ये याद रखना, क्योंकि ये कब काम आएगा हमारे, जब हम एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना,
that is the cross product of radius vector and linear momentum vector. इनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है एंगुलर मोमेंटम। तो अगर कई बार ऐसा पूछता है कि एंगुलर मोमेंटम वेक्टर लिखो एक्स का, वाई का या जेड का, तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना एक पार्ट, है ना, जिसमें सारा मैथमेटिक्स जो इन्वॉल्व हो रहा है या इवन मैट्रिक्स में कैसे आपको करना है वो मैंने आपको बता दिया। यस बेटा, तो इतना आप लोग कर लेना आज। ठीक है।